लेट्स स्टार्ट गाइस। शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। और आज हम लोग सबसे ज़्यादा डिटेल में टॉपिक समझने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पीपीसी। तो पीपीसी की डेफिनेशन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ ली होगी, समझ ली होगी। फिर से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो सबसे पहला उसकी मेन बात थी वो थी कि इट विल बी अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि पीपीसी क्या होने वाला है। पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। ग्राफिकल का मतलब इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के जो बनाए जा सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ। तो हमने कहा ठीक है, दो गुड्स बनाए जा सकते हैं, दो गुड्स का प्रोडक्शन करा जा सकता है। वो किस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उसके लिए हमने एक टेबल ड्रॉ करी। ये पॉसिबिलिटीज यानी कॉम्बिनेशंस हैं। हमने दो गुड्स लिए हैं, एक लिया है गन्स और एक लिया है बटर। ये दो गुड्स लिए हैं और फिर ये लिया है एमओसी। एमओसी का क्या मतलब हुआ सर? एमओसी का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से पहले आपको ये जानना होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। देखो मार्जिनल तो जान लेंगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं यहां लिख देता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द, मुझे नहीं पता कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है किसका? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। देखो आपने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई ग्रेजुएट हुआ है अपने कॉलेज से और कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उसको 3 जॉब्स मिल रही है। पहली जॉब वो इन अ बैंक एज ए एम्प्लॉई काम कर सकता है फॉर 50,000 रुपीज पर मंथ। दूसरी जॉब वो किसी एमएनसी में काम कर सकता है फॉर 60,000 रुपीज पर मंथ। और तीसरी जॉब उसको किसी और अदर सेकंड कंपनी में मिल रहा है फॉर 65,000 रुपीज पर मंथ। तो आप बताओ कि वो कौन सी जॉब में जाएगा? ऑब्वियस है कि वो 65,000 पर मंथ वाली जॉब में ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसमें उसको मैक्सिमम मिल रहा है। और बीइंग ह्यूमन, एक इंसान हमेशा ये चाहता है कि उसको मैक्सिमम रिटर्न मिले, मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले। अब यहाँ पे सपोज अगर वो 65 ना लेता तो ऐसा कौन सा अगला ऑप्शन था जो उसने ड्रॉप करा? दैट इज 60,000 रुपीज पर मंथ। तो वो एक वो ऑप्शन है जो वो छोड़ के 65 पे आया था। तो 60 विल बी हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो कॉस्ट जो आपने छोड़ी है किसी और को लेने के लिए, या ऐसे कह लो कि आपने अभी जो चीज एक्वायर करी है उससे अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। यहां से मेन बात समझने वाली यही है कि जब आप किसी चीज को पाते हो तो कुछ ना कुछ आपको गंवाना पड़ता है, खोना पड़ता है। तो अब यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड। कितना हमने सेक्रीफाइस करा टू गेन अनदर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटीज, कुछ और किसी और कमोडिटी को एक्वायर करने के लिए। अभी सीखते हैं। देखो एमओसी का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है गाइस वो होता है डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। ट्राइंगल ये जो मैंने बनाया है इसको हम डेल्टा बोलते हैं, कुछ लोगों को पता होगा। और डेल्टा का मतलब ही क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। तो कितना सेक्रीफाइस करा डिवाइड बाय कितना गेन करा, इसी को हम एमओसी बोलते हैं। अब कर्व में इसका क्या रोल है? तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे। हमने कहा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है हमारे रिसोर्सेज के साथ। दो गुड्स बना सकते हैं हम, एक गन्स और एक बटर्स, ठीक है। अभी हमने अगर 0 बटर का प्रोडक्शन करा यानी बटर बनाया ही नहीं है, तो वहां पे गन कितनी बनती है? 21। बटर मत बनाओ, सारा पैसा गन पे लगा दो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि एक लैंड है, या तो एक ही चीज बना लो पूरी लैंड पे यानी कि एक चीज 0 हो जाएगी, या फिर पूरी लैंड पे दूसरी बना लो। तो हमने ऐसे दो कॉम्बिनेशंस लिए हैं। इस वाले केस में बटर 0 है देखो, और लास्ट वाले केस में गन 0 है, यानी सारे रिसोर्सेज बटर पे लगाए हैं। तो ये दो तो होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ कुछ और कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हो। जैसे अगर मैंने बटर बढ़ाया, बटर कितना करा? 0 से 1, एक बटर गेन करा। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो कितना सेक्रीफाइस करने हैं? गन। एक गन का सेक्रीफाइस हो गया, 21 से 20 हो गया गन। हमने कहा ठीक है, बटर में कुछ अच्छा लग रहा है, बटर और बढ़ाओ। बटर और बढ़ाया,
गन का और सेक्रीफाइस हुआ, फिर बटर और बढ़ाया, गन का और सेक्रीफाइस हुआ और बढ़ाया। इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते हम लोग बिल्कुल लास्ट तक आ गए। तो ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं गन्स और बटर के, जो जिनका प्रोडक्शन करा जा सकता है हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ। अब सर ये कॉम्बिनेशंस हमें पता कैसे चलेंगे, क्या हमने यही बनाने हैं? तो ये एक बहुत अच्छी टेबल है जिसको आप एग्जाम में बना के आ सकते हो। याद कैसे होगी उसका एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? आपको कुछ भी नहीं करना, आप इसका टोटल कर लेना। 0 1 2 3 4 5 6 तो याद करने की नीड नहीं है, याद रहता है सबको। जब आप इसका टोटल करोगे तो इट विल कम एज 21। इसको सबसे ऊपर लिख देना, 21 लिख दिया आपने टोटल। बस अब सामने वाला माइनस करते जाओ, 21 माइनस 1 20, यहाँ आपने 20 लिख देना है। 20 माइनस 2 18 लिख देना, 18 माइनस 3 15 लिख देना, 15 माइनस 4 11 लिख देना। इस तरीके से आप टेबल जहां तक लेके जाओगे लास्ट वाला यूनिट अपने आप 0 आ जाएगा। ये इसका टेक्निक होता है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। ठीक है, अब देखते हैं कितना सेक्रीफाइस और कितना गेन। देखो फर्स्ट यूनिट पे तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं लग सकता, क्योंकि हमें इसके पिछले वाले के बारे में नहीं पता। सर पिछले वाले से क्या मतलब है? रुको, देखो बी कमोडिटी पे या बी पे जब मैं बात कर रहा हूं तो मैंने कितना सेक्रीफाइस करा। देखो 21 से 20 तो सेक्रीफाइस इज 1, 0 से 1 गेन कितना है 1। तो मुझे पिछले वाला ए पता था, तभी तो बी में मैं बता सकता हूं कितना सेक्रीफाइस है या गेन है। ए से पहले क्या था मुझे नहीं पता, इसीलिए यहाँ पे हम डैश लगा के छोड़ देंगे। करेक्ट है, तो 1 by 1 MOC आ गया 1। अच्छा जी, अब हम सी पे देख लेते हैं। 20 से 18 कितना सेक्रीफाइस? 2 का सेक्रीफाइस। और 1 से 2 कितना गेन है? 1 का गेन, तो MOC आ गया 2। ऐसे ही 18 से 15 कितना सेक्रीफाइस? 3। 2 से 3 गेन है 1, तो MOC आ गया 3। 15 से 11 कितना सेक्रीफाइस? 4, गेन कितना है 1। इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका MOC। बिल्कुल सिंपल, टेबल समझ में आ गई। प्लॉट जब आप करोगे इसको तो हमने इधर एक्स एक्सेस सबको पता है, एक्स एक्सेस पे बटर लिया है, वाई एक्सेस पे हमने गन्स ली है। बस प्लॉट करते जाओ। तो सबसे पहले 0 पे 21, तो 0 पे 21 ये ए आ गया। 1 पे 20, यहाँ पे 20 होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। 1 पे 20, फिर 2 पे 18। इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और कर्व आपका कुछ इस तरीके से नीचे आता हुआ बन जाएगा, जिसकी शेप मैं बोल सकता हूं कि कॉनकेव बनी है। कॉनकेव आपने वर्ड पहले सुना हुआ होगा, 3 शेप्स आपने पढ़ी हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इस तरीके से शेप्स पढ़ी हैं आपने। यहाँ पे भी हम मेन 3 शेप्स पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। ये हमारा कॉनकेव होता है मेन। तो इस कर्व को सिंपली प्लॉट करो और फिर हम आगे देखते हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। बट इस चीज को समझने के लिए आपको इसके कुछ एजम्पशंस भी लेके रखने पड़ेंगे कि हम लोग कुछ चीजें एज्यूम करते हैं इस कर्व को बनाते हुए। मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करना चाहता आपको, बेसिक इसीलिए मैं लास्ट में समझा देता हूँ, कुछ जरूरत नहीं है, बस समझो ध्यान से। एजम्पशंस क्या है? विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। अब देखो हम एक कर्व पे 2 ही गुड्स दिखा सकते थे, इसलिए हमने एजम्पशन लिया है कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स बन रहे हैं, गन्स और बटर। करेक्ट। उसके बाद रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, मतलब कि ये जितने भी कॉम्बिनेशंस बने हैं FG, इन पे हमारे सारे रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो चुके हैं, फुल्ली यूटिलाइज हो चुके हैं, कुछ हमने बचाया नहीं है। इसके बाद द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी सेम रखी गई है। फोर्थ इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, लेकिन उनको ट्रांसफर करा जा सकता है एक यूज से दूसरे पे। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि गन से काम नहीं चल रहा तो आप उस रिसोर्स को ट्रांसफर कर सकते हो बटर बनाने में, तभी तो 2 गुड्स बनेंगे। तो ये हमारे 4 एजम्पशन होते हैं जो आपको लेके चलने हैं। अब इतना आप नोट डाउन करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस कर्व के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ और अच्छी चीजें जानते हैं। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ PPC। प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज, कुछ बुक्स में 2 गिवन है, तो आपको बट पता तीनों होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहला PPC स्लोप्स डाउनवर्ड। प्रॉपर्टी आपको कर्व देख के ही पता चलती है। हम लोग फ्यूचर में अभी बहुत सारे कर्व्स पढ़ने वाले हैं, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो कर्व से ही आएंगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या दी है? इट स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है। देखो कर्व जो हमने बनाया तो इसका जो स्लोप है वो ऐसे नीचे की तरफ है, तो PPC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब सर इसके पीछे का रीजन क्या है, ये क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है गाइस? नंबर 1 एक ही रीजन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी
ऑफ वन गुड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अदर गुड। यानी कि इसका नीचे आने का जो कारण है वो ये है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। ये देखो, अगर बटर हर यूनिट के साथ बढ़ रहा है, अगर देखा जाए तो 0 से 1, 1 से 2 बटर बढ़ रहा है और जो गन्स हैं वो कम हो रही है। तो जहाँ भी आपको ये इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पे भी ऐसा इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा तो आपका कर्व हमेशा नीचे की तरफ आएगा। अगर सपोज ये दोनों बढ़ रहे होते या दोनों गिर रहे होते, कुछ भी केस हो सकता था, दोनों बढ़ रहे हैं दोनों कम हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। उस केस में कर्व हमेशा ऊपर जाएगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा। उस केस में कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। अब सर ऊपर की तरफ जाता हुआ कर्व कैसा होता है? मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ डाउनवर्ड, क्या डाउनवर्ड? ये डाउनवर्ड है, या फिर जैसे पीपीसी है ये भी डाउनवर्ड है, नीचे आ रहा है। लेकिन जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, यानी एक जैसी रिलेशनशिप होती है, तो कर्व इस तरीके से ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड। कॉनकेव शेप्ड के पीछे क्या रीजन होता है? इसके पीछे रीजन होता है इंक्रीजिंग एमओसी, इंक्रीजिंग एमओसी। और इस पे बेस्ड आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलेगा। इंक्रीजिंग एमओसी, देखिए एमओसी इंक्रीज कर रहा है, तो इसका बेसिक कारण यही है कि कर्व हमारा किस शेप का बना है? कॉनकेव बना है। अब ये कैसे, ये हमें समझ में नहीं आया, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, जब मैंने बात करी बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो 0 बटर तो 21 गन्स थे, ये हमने पहला पॉइंट प्लॉट कर दिया। उसके बाद अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मुझे ये जो गन्स हैं इनको अगर बढ़ाना हो तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और कम करना हो तो नीचे की तरफ कम होता है। सिमिलरली बटर ये आगे की तरफ बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है, और इधर आऊँ तो ये कम होगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आती है। अब देखो बटर मैंने 0 से 1 करा, बढ़ा, तो यानी ये आगे की तरफ चला, तो देखो ये बटर जो यहाँ था वो इतना बढ़ गया, ये बढ़ गया। और जो गन है वो 21 से 20 यानी 1 यूनिट से कम हो गया, तो नीचे आएगा, ये कम हो गया। तो ये जो एरिया है ये सिग्निफाई करता है एमओसी को, दैट इज सेक्रीफाइस अपॉन गेन को। अगले यूनिट पे देखो, अगले यूनिट पे ये 1 से 2 हो गया, यानी बटर फिर बढ़ा। अब बटर जो यहाँ स्टैंड करा था 1 पे, ये 1 से 2 हो गया, इधर आ गया, यहाँ पे मिला ना आप लोग। और जो गन है, गन की अगर बात करूँ तो 20 से 18, यानी जो गन ये 20 पे था ये अब नीचे आ गया फिर से 18, तो ये वाला एरिया फिर से इसकी एमओसी दिखाएगा, दैट इज 2। इस तरीके से ये जो बटर है ये बढ़ता चला जाएगा और जो गन है कम होता चला जाएगा। फिर अगले यूनिट पे गन कम होगा, फिर बटर बढ़ेगा, फिर गन कम होगा, फिर बटर बढ़ेगा। तो ये जो कर्व है, जब आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, हमने ये पॉइंट्स ही तो ज्वाइन करे हैं, जब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो जो शेप निकल के आता है वो कैसा निकल के आता है? कॉनकेव। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कॉनकेव शेप के पीछे का कारण क्या है, तो इट इज इंक्रीजिंग एमओसी। सर क्या ये चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो अगर ये डिक्रीजिंग हो जाए, सपोज एमओसी डिक्रीज हो जाए, डिक्रीजिंग एमओसी, तो ये कर्व कॉन्वेक्स बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगर ये डिक्रीज हो जाए तो कर्व कैसा बन जाएगा? कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स कैसा होता है देखने में? लाइक दिस, इस तरीके से बन जाएगा, करेक्ट। और अगर ये कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट का मतलब क्या है? मैंने आपको ये तो इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग रिवर्स कर दो, कांस्टेंट का मतलब 1 1 1 1, ये कांस्टेंट हो जाए। जब ये कांस्टेंट होगा तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अगर इंक्रीजिंग है तो कॉनकेव है, डिक्रीजिंग है तो कॉन्वेक्स, कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, बस ये आपको याद रखना है। उसके बाद पीपीसी शिफ्ट कर सकता है इधर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, ये लेफ्ट में भी आ सकता है, ये राइट में भी जा सकता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो देखो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा और ये कॉम्बिनेशन भी हटा देता हूँ। हमने एक assumption पढ़ा था कि ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यानी कि ये पीपीसी पे जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जितने भी, इन सभी पॉइंट्स पे, पूरे पीपीसी पे अगर कोई भी पॉइंट आता है तो वो सिग्निफाई करता है कि इस पे हमारे सारे रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। अब मुझे आप बताओ कि अगर मैं एक पॉइंट इसके अंदर लिख दूं, सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लिख देता हूँ x, यहाँ पे लिख देता हूँ x और यहाँ पे लिख देता हूँ y, या एक्स वाई मतलब, क्योंकि एक्स वाई एक्सेस लिया है, एक p ले लो और एक t ले लो। तो अगर मैंने कोई पॉइंट लिया यहाँ पे p और एक पॉइंट लिया यहाँ पे t, अब आप खुद सोचो जो भी आपके रिसोर्सेज थे या जो भी प्रोड्यूसर के रिसोर्सेज थे वो सभी इस कर्व पे फुली यूटिलाइज्ड हैं, तो क्या वो इस कर्व से बाहर जा सकता है?
उसके रिसोर्सेज तो यही यूटिलाइज हो गए थे, तो वो इस कर्व से बाहर नहीं जा सकता। बट अगर वो जाना चाहे तो क्या कभी ये पीपीसी इस पॉइंट पे हमें आके देगा, कभी बाहर आएगा पीपीसी? तो ये तभी आ सकता है, इसके पीछे एक ही चीज हो सकती है, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, मतलब कि अगर किसी केस में रिसोर्सेज बढ़ा दिए जाए तो ये पीपीसी राइट में शिफ्ट कर जाएगा, पीपीसी विल शिफ्ट टू राइट। और ये जो यहाँ पे एक पॉइंट है पी, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि फुल यूटिलाइजेशन तो यहाँ है, इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब फुल यूटिलाइजेशन शो करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है क्या शो करता है? अंडर यूटिलाइजेशन। तो ये सारी चीजें अगर रिसोर्सेज कम हो जाए तो ये पीपीसी ऐसे अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज कम हो गए। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। अगर रिसोर्सेज बढ़े तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कम हो जाते हैं तो लेफ्टवर्ड आ जाता है। कोई पॉइंट अगर बाहर है, सपोज कोई पॉइंट बाहर है, फिलहाल के कर्व के हिसाब से, अभी हमारा कर्व ये है और कोई पॉइंट यहाँ पे है टी, तो दिस पॉइंट विल बी सेड टू बी अनअटेनेबल। इसको हम अनअटेनेबल बोलेंगे। अनअटेनेबल का मतलब कि अपने रिसोर्सेज के साथ हम इसको अटेन नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। आप अनअचीवेबल भी लिख सकते हो। तो ये पॉइंट अनअचीवेबल और ये पॉइंट अंडर यूटिलाइजेशन शो करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पीपीसी। सारी चीजें मैंने आपको पीपीसी में पढ़ा दी। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप और कमेंट जरूर करते रहा करो एंड कीप शेयरिंग। थैंक्स अ लॉट।